ऐसा डिस्क्रीट ग्राफ होता है तुम्हारे पास, then you have to use this kind of a formula, समेशन वगैरह लगा के, एंड उसको कभी कभी ऐसे दे देते हैं वो ग्राफ, then you have to use the integral form, which is basically एरिया अंडर ग्राफ ही रहता है पूरा, जो भी रहता है, बट हाँ ये फॉर्मूला यूज करना रहता है उसमें. Now comes second topic under the first chapter, which is complex frequency. ये थोड़ा सा important है. And so S, which is the complex frequency का variable, plus is equals to sigma plus j omega. Sigma is some constant, j is I, omega is the angular frequency. And it is represented in this way, whereas A is the amplitude and E के power में जाता है j omega t में. Okay? अभी ये सब बकवास है. ठीक है. Now जनरली जब तुम रिप्रेजेंट करते हो कोई वेव को या कोई ग्राफ को, देन दिस इज द फॉर्मूला, इसको दिस इज द अपर पार्ट, एंड व्हेन यू एलैबोरेट इट तो ये पूरा आ जाता है जैसा ऊपर देखा था. यू नो देयर आर अदर कंडीशंस एज वेल. ये है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी. दिस इज जो रहता है ना ए साइन, जो ऊपर देखा था अपन ने ए साइन ओमेगा वाला, उसको ही ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. वो पूछते हैं कभी कभी एग्जाम में, एक्सपोनेंशियल में रिप्रेजेंट करो, तो फिर ये रिप्रेजेंट करना पड़ता है तुमको. ठीक है ना. डिफरेंट केसेस दे रखे हैं, वेरियन कभी ओमेगा को जीरो पकड़ लिया है, कभी सिग्मा को जीरो पकड़ लिया है. ठीक है. तो उस हिसाब से जो ग्राफ बनता है वो इसमें, हाँ, तो केस वन जिसमें उन्होंने एस को ही जीरो पकड़ लिया, देन देयर इज अ कांस्टेंट ग्राफ विच इज दिस. ये ग्राफ बनता है. Shit, हाँ, तो ये ग्राफ बनता है. एंड जब तुम्हारे पास सिग्मा पॉजिटिव या नेगेटिव हो, so let's say negative sigma हो, then there's a decaying exponential, and if you have a positive then it's a growing exponential. So graphs of respective is this, negative का और ये है positive का. Okay. Now जो भव्यम का डाउट था, how did we convert it into exponential, वो इससे होता है. ये हो जाता है वापस back to the sine function. Basically whenever j is 0, then a will be cos theta. ऐसा रहता है वो. ठीक है. the real part, basically real part of z is a, which is cos theta, if you want to represent it in these terms. ठीक है. तो अभी एक सैंपल क्वेश्चन. तेरा आवाज लैग कर गया भाई, लैग कर गया. दिस इज ये वही है. इट्स द सेम ग्राफ बेसिकली. ये देख, ये सिर्फ एक लाइन से बताया. दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्राफ, बट व्हेन यू वांट टू शो द डैम्पिंग फॉर्म की ओके हाँ ये कम होते जाता है इसका एम्पलीट्यूड स्लोली 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 व्हेन केप्ट इन रियल कंडीशंस. ठीक है. आइडियल कंडीशंस में नहीं, रियल कंडीशन में रखते हैं तो उसका स्लो होते रहता है एम्पलीट्यूड, विच इज धीरे धीरे स्लो रहा है. इधर कांस्टेंट रह रहा है एम्पलीट्यूड एंड इधर बढ़ रहा है. ठीक है. डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सिग्मा. ओके. तो एक छोटा सा प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं फिलहाल, वेरियन ये सिग्नल दे रखा है तुमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. ठीक है. दिख रहा है ना सबको? हाँ तो हेलो. हाँ तो हाँ ये क्वेश्चन है. तो बेसिकली क्या किया है, बस फर्स्ट स्टेप में ये, फर्स्ट स्टेप टू दिस स्टेप दे हैव डन नथिंग. दे हैव जस्ट सेपरेटेड द टू थिंग्स. ठीक है. ज्यादा कुछ किया नहीं, सिर्फ सेपरेट किया है उनको, एंड देन दे हैव कन्वर्टेड इट इनटू द कॉस एंड साइन फॉर्म. तो ये पूरा जो चीज है इसको कॉस और साइन के फॉर्म में ये कर रखा है, चेंज कर रखा है, लाइक दिस.
ठीक है. नाउ इफ दे आर आस्किंग फॉर द रियल पार्ट तो फिर cos आ जाएगा, एंड इफ दे आर आस्किंग फॉर द इमेजिनरी पार्ट तो sin आ जाएगा, ऐसा कुछ. ठीक है. नाउ एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं. तो दिस इज ए वोल्टेज सिग्नल. ठीक है. एक वोल्टेज सिग्नल दे रखा है. दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द साइन फंक्शन, ये ओमेगा हो गया, ये फेज हो गया, एंड दिस इज द ई पावर सिग्मा टी वाला जो बोलते हैं ना, ई पावर कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वाला टर्म, वो ये है. नाउ कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी. तो बोला था कि ये सिग्मा है, विच इज दिस अप हियर, एंड ओमेगा प्लस जे ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा प्लस ओमेगा जे. दिस इज द सिग्मा, एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के हिसाब से दिस इज ओमेगा. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी. नाउ वी टी के इसमें रिप्रेजेंट करना है अपने को. देन दिस इज हाउ यू डू इट बेसिकली. ये देखो. सो ये तेरा ओरिजिनल क्वेश्चन वाला सिग्नल है. अभी इसमें जो ये 20 है, दिस इज सिग्मा, दिस इज द ओमेगा, दिस इज द फेज, एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी? सिग्मा प्लस ओमेगा जे. तो ये रहा वो सिग्मा, ये रहा वो ओमेगा, ये हो गया तेरा पूरा कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी. ठीक है. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट बैक इनटू अनदर फॉर्म ऑफ द सेम वोल्टेज सिग्नल. ठीक है. तो अभी इन्होंने क्या किया है, दे हैव पुट इन द होल कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी एज इट इज, और टी ऐड किया एंड में, जैसे पहले किया था. एंड इन्होंने यहाँ पे साइन में दे रखा है, बस कुछ नहीं, उन्होंने कॉस में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, और वो कॉस को ऊपर लेके चले गए, सो दैट एवरीथिंग becomes exponential में आ जाता है, because that is what is asked is in the question. ओके. तो भी हाँ, उसमें से ज्यादा कोई क्वेश्चंस आते नहीं है. दैट इज मोर ऑफ लेटर, मतलब बाद में जो कल सिखाएंगे उसमें ज्यादा यूजफुल है उसका. जो क्वेश्चंस इसमें से आएंगे कम ही है, बट एक हाथ दो आ सकते हैं, बिकॉज इट इज इजी येट ट्रिकी. ठीक है. तो ये सिस्टम था जो मैंने समझाया था. और देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सिस्टम, वन ऑफ देम बीइंग द लीनियर सिस्टम. ये लीनियर सिस्टम में दो ही प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, और तुमको करके बताना पड़ता है. वन इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब कि तुम, ये एक सिस्टम है जिसका इनपुट ये है, जिसका आउटपुट ये है, और एक सेकंड सिस्टम है जिसका इनपुट ये है, जिसका आउटपुट ये है. Now, principle of superposition tells us that if we add the two inputs, the output should be the addition of those two outputs, basically. The C1 R1T or C2 R2T should come as the output. दोनों का addition should come as the output. The principle of superposition is very true. Now, principle of homogeneity, you don't have to prove it on paper. It is something that is to be proven in the laboratory. जब तुम experiment करते हो, तो उसके बारे में चिंता मत करो अभी के लिए. One is the time invariant system. हाँ, और लैब में ही बताएंगे, मैं ऐसे नहीं समझा सकता. कैसे समझा? होमोजेनियस होना चाहिए. हाँ, क्वेश्चन नहीं आए. यू यू वोंट बी आस्क्ड टू प्रूव इट पेपर पे. लैब में जब पूछेंगे तो वहां पे जब टॉक करेंगे उससे पूछ लेना. तो, चलो ठीक है. दैट एक और सिस्टम है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. मतलब कि जो आउटपुट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, इट इज वेरिएबल ऑफ टाइम. मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, इररिस्पेक्टिव कि इनपुट may depend, may not depend, but output never depends on time. ठीक है. ये एक दूसरा सिस्टम हो गया. Now comes, there are a few other ideal models. One is the amplifier model, wherein it will amplify your input,
to some times some constant, for in this case is k, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ग्राफ. पहले ग्राफ ऐसा था, अब एम्पलीट्यूड बढ़ गया. ओके, हाँ. तो एक दूसरा है डिफरेंशिएटर ग्राफ, वेरिन तुमको बस इनपुट को डिफरेंशिएट करना है. एंड द थर्ड इज द इंटीग्रेटर ग्राफ, वेरिन यू हैव टू इंटीग्रेट द इनपुट फंक्शन. ठीक है, ये सब एक एग्जांपल में मैंने नीचे लिया हुआ है. टाइम डिले का जो सिस्टम होता है, इट विल जस्ट प्लॉट अ ग्राफ इन अ डिलेड टाइम. उसका मतलब बताता हूँ. तो अभी ये एक एग्जांपल है वेरिन एफ जो भी है, मतलब 0 से 1 जब t रहता है, then the input is t, and जब 1 से 2 रहता है, it is minus t plus t. So the differentiator signal will differentiate these two, which will give this +1 and -1. और उसका ग्राफ कुछ इस तरह रहेगा. ठीक है. एंड इंटीग्रेटर वाला जो फंक्शन है, इट विल इंटीग्रेट द टू फंक्शंस. ठीक है, एंड विल गिव ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा जो तुमको बनाना पड़ेगा बेसिकली. नहीं समझ रहा होगा बट ठीक है, जस्ट देख के नहीं समझ में आता तो तुमको बनाना पड़ेगा. तो टाइम डिले सिग्नल क्या होता है? सो इट इज, व्हाट इज इट सेइंग इज शिफ्ट द सिग्नल बाय 4 सेकंड्स. तो उसने किया इनपुट को शिफ्ट कर दिया 4 सेकंड से, तो आउटपुट भी शिफ्ट हो गया 4 सेकंड से, कुछ इस तरह. ठीक है, पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब 4 से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज यू हैव शिफ्टेड द सिग्नल बाय 4 सेकंड्स. ठीक है. नाउ आइडल एलिमेंट्स बोले तो वही अपना रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर. ठीक है. तो अभी सर्किट, these these are a few equations. ठीक है, v के टर्म्स में, v और it के टर्म्स में. तो अपने को सबको मालूम है v इज इक्वल्स टू आर आई टी ओम्स लॉ. और ये भी मालूम है, ये मतलब ये सारे इक्वेशंस वी आर वेल अवेयर ऑफ दीज इक्वेशंस, क्योंकि हमने यूज किया. तो भी एक बार मैं बोल देता हूँ. v इज इक्वल्स टू l di by dt, एंड v इज इक्वल टू 1 by c i dt plus v of 0. ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ये v of 0 हो जाता है 0, जीरो ही रहता है. तो देख लेना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना. ठीक है, ये सबको ही उन्होंने आई के टर्म्स रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, आई टी सी डी बाई डी टी. दिस चैप्टर स्पेसिफिकली वी हैव टू राइट इट इन द टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी का सबसे बेसिक रूल है, वेन एवर यू सी अ डिफरेंशियल साइन, तो उसको एस से रिप्लेस कर दो. जैसे यहाँ पे इन दिस केस डी आई बाई डी टी दिया हुआ है, तो उसको सीधा एस से रिप्लेस कर दो. यू हैव रिटन दैट equation in the complex frequency domain. And when you see an integral sign, just replace it by 1 by s. For instance, here 1 by cs ऐसा रहता है. ठीक है, तो वही यहाँ पे उन्होंने बताया कि एस एल 1 by सी एस. ठीक है. हाँ, ओमेगा नहीं, मतलब डिफरेंशियल या इंटीग्रल साइन रहता है, ऐसा आ जाता है, और कोई चीज नहीं रहता. ठीक है. नाउ वन क्वेश्चन इज, कभी कभी आ जाता है. ठीक है, सिस्टम फंक्शन या सिस्टम रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट. ठीक है, आउटपुट विच इज द रिस्पॉन्स एंड इनपुट विच इज द एक्साइटेशन. तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दे रखा है वो कुछ ऐसा है. एच एस दे रखा है उन्होंने, और ई एस दे रखा है उन्होंने, और तुमको सीधा ये फॉर्मूला में डालने का है, और तुमको आर एस मिल जाएगा. ठीक है. वन ऑफ अनदर क्वेश्चन इज कि उन्होंने तीनों इंडक्टर, रेजिस्टर और हाँ, कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया है. तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा? जो, अच्छा, एक और बात,
सीरीज में जब भी तुम कनेक्ट करते हो एलिमेंट्स को, देन यू ऑलवेज यूज द मैश एनालिसिस, एंड पैरेलल में नोडल एनालिसिस यूज कर लेते हो। ठीक है, तो वैसा ही इन्होंने किया है, मैश एनालिसिस यूज किया है। V, which is ये सोर्स, इज इक्वल टू वी आर, जो इसका वोल्टेज है, इसका क्रॉस वोल्टेज है, इसका क्रॉस वोल्टेज है, और इसका क्रॉस वोल्टेज है। ये तीनों का एडिशन इज दिस सोर्स वोल्टेज। नाउ वी आर कैन बी रिटन एज आर आई एस, यानी उन्होंने कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के फॉर्म्स में लिखा है, राइट। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द क्विजेस। बहुत इजी है, लेकिन लोग बहुत अटक जाते हैं कि ऊपर चाहिए एस की नीचे चाहिए एस। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ अ वेरी ट्रिक इजी yet tricky questions. Another is network synthesis, wherein तुमको एक इक्वेशन दी जाएगी और तुमको वो इक्वेशन के बेसिस पे डिराइव करना है कि जो ये ब्लैक बॉक्स है जिधर से मतलब करंट आ रहा है, तो ब्लैक बॉक्स इज द नेटवर्क इन दिस केस। ठीक है, तो ये नेटवर्क में क्या क्या कंपोनेंट्स है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, हाउ दे आर अरेंज्ड, पैरेलल, सीरीज या व्हाटएवर। ठीक है, तो इक्वेशन को कहते हैं ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ठीक है, ना उसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो दिस इज वाई एस। नाउ वाई एस इज द एडमिटेंस विच इज वन बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ इन्होंने क्या किया है, वाई एस इज इक्वल टू इक्वेशन दे रखी है, तो अपन ने ये 3 को और ये 4s को दो अलग सेपरेट एंटिटीज कंसिडर करना है, और y1s एंड y2s ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो y1s इज 3। नाउ दिस इज द एडमिटेंस, वी वांट द रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस इज 1/3। ठीक है, एंड y2 इज 4s। वी मतलब उसको रेसिप्रोकल लेते हैं, सो दैट वी गेट द रेजिस्टेंस वैल्यू विच इज 1/4s। नाउ एज पर जो इक्वेशन अपन ने देखी थी, जब नीचे रहता है s, whenever in the resistance format itself, when the s is in the denominator, the corresponding value in this case is 4, तो वो हो जाता है कैपेसिटेंस। अब इसको 1/4 मत ले लेना, बहुत बड़ा एरर आ जाएगा, सर्किट गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई एंड कन्वर्ट इट इनटू द resistance form, never to deal it in the admittance form, and then you solve it according. Now one of the biggest error one faces in this is, तुम जब इसको कन्वर्ट करते हो एडमिटेंस से रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस से एडमिटेंस फॉर सॉल्विंग पर्पसेस, तो whatever is being converted becomes parallel. So for instance in this case आपने 3 और 4s दोनों को कन्वर्ट किया है, तो अपने को रेजिस्टेंस मिला 1/3, कैपेसिटेंस मिला 4, तो वो दोनों पैरेलल में, एंड दिस इज द नेटवर्क फॉर्म्ड। ठीक है, और हाँ, नहीं बेसिकली ये एक इक्वेशन दे रखा है, इधर थ्रू नोडल एनालिसिस और मैश, मतलब जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है उस बॉक्स में नेटवर्क के अंदर, उसको निकाला है, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है, बट अपन को उसको डिवाइड करना अलग अलग कंपोनेंट्स में, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द एस, विद डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ऐसा, और फिर उसको अरेंज करना है सीरीज या पैरेलल में। सीरीज का भी है एक, होना तो चाहिए, हाँ। तो अभी ये दूसरा सवाल है, wherein zs is equal to 3 plus s square plus 2. Again in this case they have considered 3 as separate entity, और ये second term जो है that is the मतलब second entity है, तो zs is 1, zs2 is this s by s square plus 2. Now just for solving purposes we have converted zs2 into ys2। तो जब ys2 में इस तरह कन्वर्ट किया, we got s square plus 2 by s, and then we broke it down into s plus 2 by s.
देन इससे क्या पता चलता है, नाउ कन्वर्टिंग बैक ऑल ऑफ दीज इनटू ZS, तो फिर अपन इसको अलग अलग एंटिटी लेंगे, विच इज S, ये 1/s हो जाएगा, सो कैपेसिटेंस द करस्पॉन्डिंग वैल्यू टू 1/s इज 1, so capacitance is 1 farad. अभी इसको उल्टा किया तो S/2 आएगा, now the correct, हाँ पूछ पूछ पूछ। नहीं बट ओके हाँ, तो उसके लिए जब भी इन द Z फॉर्म, जब तुम Z कंसिडर कर रहे हो और S तुम्हारा नीचे डिनोमिनेटर में, देन इट्स ऑलवेज कैपेसिटेंस, बेसिक फंडामेंटल रूल है। और Z, नाउ दिस इज इन YS केस, ये जो भी है ये एडमिटेंस केस में, अपन इसको रेजिस्टेंस केस में ले जाएंगे तो ये S नीचे आ जाएगा और ये 2/s का S ऊपर चले जाएगा, सो देन यू इवेल्युएट कि क्या रहेगा। नाउ 2/s का S ऊपर चले जाएगा तो इंडक्टर हाफ हो जाएगा। नाउ सिंस वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू एडमिटेंस एंड वो सब किया अपन ने कंधा सा, तो उसके कारण ये पैरेलल में आ जाएगा। बट व्हेन वी वर ट्रीटिंग एज दीज टू सेपरेट एंटिटीज, तब अपन ने Z1S को सिर्फ 3 पकड़ा था, तो वो रेजिस्टेंस में आ जाएगा। ये ना बेसिकली कंक्लूजन में ये है कि whenever you're converting from admittance to resistance या vice versa, तो फिर तुम लोग को ध्यान रखना है पैरेलल के बारे में, अदरवाइज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, ओके, तो अभी फर्स्ट चैप्टर के, हाँ ठीक है, तो हाँ क्या बोलो, हाँ हाँ, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग द एडमिटेंस, जो y है उसको अपन z में कन्वर्ट कर रहे हैं रेसिप्रोकल लेके, तो उसके कारण वो पैरेलल में है। यहाँ अभी वो क्यों पैरेलल में है, देन उसके लिए बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही याद रख लो, बेटर होगा। अगर अगर हाँ बस इतना रहता है इसमें से, देख ये चैप्टर में से ना ये एक क्वेश्चन आएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ये दो ही क्वेश्चंस आने के स्कोप है, बिकॉज दीज आर ट्रिकी क्वेश्चंस येट इजी क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें बस ये याद रखना है कि एडमिटेंस को तुम जब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हो देन इट बिकम्स पैरेलल। ठीक है, एंड जब तुम रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे भी तो देखेगा, तो अपन ने एडमिटेंस था ये, अपन ने फिर ये लिया और इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया, तो इसलिए ये दोनों पैरेलल आ गए। ठीक है, ना अभी क्यों होता है मैं तेरे को शॉर्ट में समझा देता हूँ क्यों होता है, बिकॉज whenever we are dealing with parallel resistors, तो फिर हमने को रेसिप्रोकल लेना पड़ता है ना, तो रेसिप्रोकल को उन्होंने एडमिटेंस के तौर पे ले लिया और फिर सॉल्व किया। ठीक है, तो ये देख ये सबसे बेसिक एग्जांपल है, फर्स्ट टू स्टार्ट यू ऑफ विथ। तो इन्होंने पहला ही मैंने करके रखा है, मैंने बस ये नोट्स लिखे आज और कुछ नहीं। ठीक है, तो हाँ, तो ये देखिए है रेजिस्टेंस, सो बेसिकली इसमें कोई इसका कंपोनेंट नहीं है, सो दिस इज अ रेजिस्टर, और इसमें इसका कंपोनेंट है, तो दिस इज, एंड इट इज ZS फॉर्म में है एंड इट्स इन द न्यूमरेटर, so this value becomes the inductor value, and now this S is in the denominator. Now corresponding value मतलब ये 3 जो नीचे है, that is going to be the capacitor value। इसको 1/3 मत पकड़ लेना भाइयों, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दिस द होल थिंग, अपन ने इसमें कोई कन्वर्ट ये एडमिटेंस टू रेजिस्टेंस वाला काम किया नहीं है, सो द होल
थिंग इज इन सीरीज। ठीक है, ये नोट है, ये याद कर लो, ZS में जब भी रहता है और S न्यूमरेटर में रहता है देन इट्स एन इंडक्टर, और जब S डिनोमिनेटर में रहता है देन इट्स एन कैपेसिटर। ये देख, इफ कन्वर्टिंग फ्रॉम ZS to YS देन एलिमेंट्स आर इन पैरेलल। ठीक है, हाँ, रेजिस्टेंस से एडमिटेंस या एडमिटेंस से रेजिस्टेंस, ये कन्वर्जन ही जब हो रहा है तो एलिमेंट्स पैरेलल में हो गए। अब ये देख, इसमें इन्होंने वैल्यू, ये हमें ये ध्यान से पढ़ लेना, YS है कि ZS है ना। YS है मतलब एडमिटेंस है, we consider two separate entities, ये हो गया एंटिटी वन, ये हो गया एंटिटी टू। अब दोनों को अलग, फिर दोनों को उसको Z फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी 1/2S, और ये S+2/3S, एंड देन तुम वो मैथमेटिक्स, हाँ। नाउ यहाँ पे सबसे बड़ी भूल कर लेते हैं, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ये और ये को। ठीक है, डोंट डू दैट, इट विल गिव यू अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज ये दोनों सीरीज में और उसके पैरेलल में ये है, बिकॉज हियर वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू, ये पूरा कन्वर्जन हो रहा है ना एडमिटेंस से रेजिस्टेंस में, तो फिर वो भूल मत कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे ब्रेसेस लगा लो। ठीक है, देख अनुकृति का भाई ये पढ़ फ्लो रहे रख। हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। कैसी बात कर रहे हैं? हाँ भाई। अनुकृति पढ़े लिखे होगा, ऐसे ही ज्वाइन किया है। हाँ। एनीवेज, तो ZS, ये ZS फॉर्म में दे रखा है, सो बेसिकली टिल द सेकंड स्टेप वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन। ये 3 में है, दिस इज द रेजिस्टेंस सिंस देयर इज नो S कंपोनेंट। नाउ दिस कैन बी रिड्यूस्ड, तुम लोग देख सकते हो नीचे S² वाला कंपोनेंट है और ऊपर S वाला कंपोनेंट है। अगर मैं इसको, इसका उल्टा रेसिप्रोकल ले लेता हूँ देन दिस कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, नाउ ये कन्वर्ट किया मैंने ये टर्म को, उसको ब्रेक किया, हाँ, सिंस Y2S में तो नोटेशंस रिवर्स हो जाएंगे और ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, ये देखना अपन ने Y2 में किया है, ये Z2 से अपन ने कन्वर्ट किया ना Y2 में। हाँ, ओके, तो हाँ, एक ये दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन अ पेपर, बिकॉज ये लेंदी भी है थोड़ा। ठीक है, तो ये YS में दे रखा है, कंसिडरिंग सेपरेट एंटिटीज एज बोथ converting into ZS, और since you are converting into ZS we have to make sure कि ये दोनों, ये और ये, हाँ, ये दोनों पैरेलल में रहेगा, ये ध्यान में रख के चलो। अभी ये ZS में कन्वर्ट किया, this is what you got, this is entity 1, this is entity 2। now we did not convert one entity 1 into further entities, so ये पूरा सीरीज में रहेगा। तो बेसिकली 3 का इंडक्टर, 3 हेनरी का इंडक्टर और 2 ओम का रेजिस्टर ये सीरीज में रहेगा, और हाफ का फैरेड मतलब हाफ 0.5 फैरेड एंड 0.5 हेनरी वो सीरीज में रहेगा। बट वो दोनों एंटिटीज का अपन ने सेपरेटली रेसिप्रोकल किया, सो दोस बोथ विल बी इन पैरेलल। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया बिकॉज इसमें नोडल एनालिसिस लगता है, सिंस द ऑल 3 आर इन पैरेलल, तो नोडल एनालिसिस लगा लो और ये याद रख लेना कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर खलास, कोई डाउट्स? और कोई
हाँ वही पूछ लो। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी के आया, भाई गला सूख गया मेरा। ब्रो सिर्फ मेरे को डीएम कर देना रिकॉर्डिंग बस, मैं यही हूँ। बाकी यार वो आज आधा पढ़ाएगा, कल आधा पढ़ाएगा, तो दोबारा रिवीजन सही रहेगा इस बार। इवन मैं अभी थोड़ी देर में निकलूंगा। अरे अरे मेरे को 9:30 का लिटरली याद नहीं था, मेरे को लगा, मैं तो सुबह से सोच रहा था कि यार अनुग्रह जी से बात हुई थी, क्लास लगेगी आज, लगेगी लगेगी, नहीं लगी। इवन मेरे को याद नहीं बट था, वो तो मैंने मैंने, मैसेज देखा फिर मेरे को हाँ हिट किया। मैंने अभी, अरे मैंने सडनली वो उसी टाइम खोला, इसने 9:28 पे डाला, मैंने 9:38 पे देख ही लिया। मुझे भी रिकॉर्डिंग भेज देना। हम्म। तेरा तो हो रखा है ना। हाँ तो हाँ रिविजन इसका सब पर्पस हो भी रखा होता है, है। तो क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है सारा टाइम? मजा आता है तेरे को चिढ़ाने में। क्या ओके, ये सेटल अपन बाद में करेंगे। हाँ बोल, क्या बोल रहा था। बोलते रहेगा। ठीक है, अभी ये चैप्टर में बेसिकली देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखते रहेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन, पीरियोडिक सिग्नल सबको पता है इसमें क्या है क्या नहीं रहता है। बस मैं इतना बोल देता हूँ कौन से जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो ये इसमें तुमको दे रखा है, दिस इज ए सिग्नल। ठीक है, सिग्नल दे रखा है और तुमको बोला है कि चेक करने को इसका पीरियड कितना है। ठीक है, नाउ वन वे इज कि तुम 2/ओमेगा नॉट ले लो ना, ओमेगा नॉट हैज टू बी स्मॉलर। ये दोनों ओमेगा है, जो सबसे छोटा है वो उठा लो, तो 1+50 है। नाउ चेक कर लो एक्स, t+1/50, इज इट कमिंग आउट टू बी दैट। तो हाँ मैंने सॉल्व किया तो आ रहा था, तुम लोग भी कर लेना। मतलब तू अभी पीरियोडिसिटी चेक कर रहा है, राइट? तो t+1/50 का इज इट पीरियोडिक, ऐसा पूछना था। वो टाइम पे वो पीरियोडिसिटी शो कर रहा है क्या, एंड यू पुट दैट इन द फंक्शन इटसेल्फ। तो फंक्शन में इज इट कमिंग बैक, दिस थिंग कमिंग बैक, तो यस इट वाज। ठीक है, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी न्यू, विल बी आस्क्ड टू फाइंड अ कॉमन पीरियड इन दीज टू सिग्नल्स। ये इसको ऐड किया है, तो बोलेंगे दो सिग्नल का तुम टाइम पीरियड निकालो। नाउ सेपरेटली पहले निकालना पड़ता है हर एक का टाइम पीरियड। हाउ डू यू रिमूव दैट? तो तुम 2 पाई निकालो, इसमें से 2/3 पाई में से 2 पाई निकालो, कितना बचता है? 1/3 बचता है, बट देन यू हैव टू टेक द डिनोमिनेटर, बिकॉज 2 पाई/ओमेगा ऐसा रहता है ना, तो यू हैव टू टेक द डिनोमिनेटर इन दिस केस। तो टाइम पीरियड इज 3 सेकेंड्स। ओके, मैंने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे साइन करना चाहिए था, बट ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो 2 पाई यहाँ से कॉमन निकाला आ गया। ठीक है, दिस इज मैथ, सबको आ जाना चाहिए। एंड t2 is 16/3 seconds from the denominator, 16/3। ठीक है, 3/16 मत ले लेना, गलत हो जाएगा। और इसका एलसीएम निकालना। अब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, सबका सवाल रहेगा। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इज
करेक्ट। वाह हो गया, टॉप मारेगा बंदा। चलो हाँ तो वही है, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। नाउ इवन सिग्नल्स क्या रहता है, बेसिक फंडामेंटल्स है, ST इज इक्वल टू S ऑफ माइनस टी, और मैंने ग्राफ में पूछ लिया था ऐसा, शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। Odd function st is equals to minus s of minus t should be symmetrical about the origin. Horizontal axis क्यों लिखा मेरे को भी मालूम नहीं, बट कर लेना करेक्ट। should be symmetrical about the origin. Now सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से फॉर्मूले पे आएगा, तो ये है, ये तो फर्स्ट टाइम लिखा है ना मैंने, s of t is equals to s of even of t plus s of odd of t. Now इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा आता है, बट इट इज अ लैबोरेटरी डिराइव्ड फॉर्मूला, मैं पेपर पे नहीं बना सकता हूँ, बट हाँ इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और लोगों को फिगर आउट ही नहीं करता था कि ये आया कहाँ से। ठीक है, अगर तुमको आता है तो वेरी गुड, एंड ये उसके बेसिस पे फॉर्मूला निकालेगा एस ऑफ ऑड इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नाउ कॉजल सिग्नल, ये सबके लिए शायद नहीं है, होगा। तो कॉजल सिग्नल बेसिकली उसका फंक्शन इज सेम एज स्टेप फंक्शन, बस इतना है कि डिपेंड्स ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्यूचर, एंड गिव्स आउटपुट ओनली फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, तो एंड पेयर्ड विथ यूनिट फंक्शन, सिर्फ u of t दिस इज अ यूनिट फंक्शन एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये दोनों को एक साथ जब तुम मल्टीप्लाई करके ज्वाइन करते हो, देन दैट इज नोन एज अ कॉजल सिग्नल। नाउ व्हेन t इज ग्रेटर देन 0, तो ये u of t हट जाएगा, और t में ये t जो ऊपर एज पावर में है उसमें 0 डाल दो, एंड व्हेन t इज लेस देन 0, तो ये कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं देगा। उसका क्या है, मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आता है इधर से एंड देन इट गोज ऐसा कुछ, but then this is not considered because it comes in the negative x-axis. ठीक है, now RMS वैल्यू कभी कभी दे गिव यू अ ग्राफ, और उसमें से तुमको RMS वैल्यू निकालने को बोलते हैं सिग्नल का। तो RMS वैल्यू का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, अब मेरे को मालूम नहीं यार इसका डेरिवेशन क्या है, ना ही मैंने कभी कोशिश किया, और फॉर्मूला लिस्ट बना लो और रट लो, ऐसा मेरा मानना है। तो हाउ डू इम्प्लीमेंट इट, तो मैंने एक एग्जांपल लिया उस पर भी। नाउ ग्राफ अपर, जो अपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, that is different from the one in the fourth quadrant, so we have to cut 0 to t नहीं होगा डायरेक्टली, हमको उसको सेपरेट करना होगा, पहले 0 to t/2 फिर t/2 से t। हाँ तो दिस इज a कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एक t वेरिएबल भी है ना, और भी ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, मैंने मैंने पूरा बना दिया, अगर कोई इसको आगे सॉल्व कर लेगा तो ये आंसर है इसका। मेरा अच्छा नहीं हो रहा सॉल्व करने का। Now coming to the DC value of the signal, which is the average value of signal over one time period, तो उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, कमिंग बैक टू द सेम ग्राफ, वही सेम चीजें करना है, बस इतना है इस बार कि जीरो द स्क्वायर, और द स्क्वायर फंक्शन था e के ऊपर एज इन केस ऑफ दिस, एंड जो ये रूट वाला था ये दोनों भी नहीं है, इट इज जस्ट सिंपल e dt। ठीक है,
तो सीधा वो ही सेम, यू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, यू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड यू पुट इट हियर। ठीक है, और इसका आंसर भी दिया हुआ है, मैंने सॉल्व कर लियो। नाउ कम्स ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल मतलब ये होता है, इट इज द रेशियो ऑफ पॉजिटिव टाइम, यानी कितने टाइम तक वो ग्राफ पॉजिटिव क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा, डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। ठीक है, नाउ इन दिस एग्जांपल अब तो देखेगा, तो ये टी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में टी नॉट, ठीक है, तो टी नॉट इज इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। नाउ दिस इज वन टाइम पीरियड, बिकॉज फिर वापस रेपिटेशन हो रहा है, वापस ऊपर जा रहा है टी नॉट पे, तो ये वन टाइम पीरियड हो गया, तो टाइम पीरियड। ठीक है, नाउ देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड ERMS। क्वेश्चंस इससे ही आते हैं जनरली, बिकॉज तुम ऑन द स्पॉट डिराइव करने बैठते हो रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, बट इतना आसान सी चीज हो जाती है वो। ठीक है, हाँ अदरवाइज तुम, मैंने जो ऊपर ERMS का फॉर्मूला दिया है ना, ये इसमें तुम वैल्यूज डाल दो, दैट्स अनदर वे आउट, कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है और 0 to T0 है, 0 to T0, तो वो फिर सॉल्व करते रहो एंड you'll get it। ठीक है, नाउ एज डी डिक्रीजेस द ERMS will decrease। ये आ जाता है कभी कभी MCQ में, बहुत बालिश सा सवाल होता है, हटा लेता है। ठीक है, इसके बाद के जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज अरे भाई बहुत फिर अपना जो स्टेप फंक्शन, रैम्प फंक्शन और एक इम्पल्स फंक्शन, ये तीन फंक्शंस अपने को नेक्स्ट वाले क्लास, मतलब जो कल का क्लास रहेगा उसमें काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो इसका तो स्टेप फंक्शन आई थिंक काफी लोगों को मालूम होगा, बट फिर भी शॉर्ट में, जो स्विच क्लोज हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद और ओपन रहता है एक सर्टेन टाइम के बाद, गेट टू दैट। यूटी जो है, नाउ इफ जो अपन ने ऊपर देखा है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल एंड यूटी, नाउ इन दैट केस यूटी वाज द स्टेप फंक्शन। नाउ इफ इट इज ओनली यूटी, मतलब जब जीरो से नीचे होगा तब ये यूटी की वैल्यू जीरो होगी, एंड जब ये टी के ऊपर या टी के मतलब जीरो के ऊपर या जीरो के इक्वल होगा तो ये यूटी हो जाएगा 1। ठीक है, कुछ हो गया। नाउ देयर आर अदर केसेस, कभी कभी तुमको ऐसा दे देते हैं, तो व्हाट डज दिस मीन इज, जब ए के नीचे होगा then the value of the whole function will become zero, because the value of the step function is zero, but when it is Okay. greater than or equal to a, हाँ क्या क्या डाउट था? नहीं नहीं। ओके, तो फिर जब t is greater than equal to a then this becomes 1। तो इसका कुछ ये नहीं है, बस तुमको एक वो सेकंड पे तुमको जजमेंट करना है, लुकिंग एट दैट फंक्शन whether it is greater than equal to or less than, and depending on that you put in the value and तुमको एक जो फंक्शन है वो मिल जाएगा, एक प्रॉपर फंक्शन, एंड यू डोंट हैव टू डील विथ u of t anymore। कभी कभी t प्लस a भी दे देते हैं, और मेरा दो दो प्लस लग रहा है वो, बट ठीक है, एक t है और एक प्लस है, तो जब माइनस a के नीचे रहता है तो इट इज जीरो, या फिर रॉन्ग लिखा है मैंने, तो इट शुड बी t के ग्रेटर माइनस a, मतलब जब t की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस a देन दिस विल गिव यू 1। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 4u t-1 ये एग्जांपल है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंटिटी t-1 है, so it should start from 1। नाउ सिंस द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड का साइन रिप्रेजेंट करता है,
सिंस द एम्पलीट्यूड इज 4, तो वहां से वो होते जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। नाउ फॉर दिस इट विल गिव 1, उसके पहले वो 0 देगा पूरा, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग द सेकंड फंक्शन, द सेकंड एंटिटी, तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड उसका एम्पलीट्यूड इज -4, तो नीचे जाएगा पूरा इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होगा, एंड उसके पहले वो 0 रहेगा, ठीक है। हाँ, वैसा वही है, तो इसलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। अब ये रैम फंक्शन, ठीक है। रैम फंक्शन इज सेम एज यूनिट फंक्शन, सिर्फ इतना फर्क है कि जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है तो 1 के जगह वो t होता है, बाकी सब सेम है और कुछ भी नहीं है। और उसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, इट इज एन इंक्रीजिंग लीनियर ग्राफ, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रैम्प एंड द स्टेप फंक्शन इज दिस, बिकॉज जब तुम t बाहर निकलते देन यू आर लेफ्ट विथ 1, और जब 1 रहता है देन इट्स अ ut फंक्शन, स्टेप फंक्शन हो जाता है बेसिकली। तो r of t is equals to t u of t, in if you differentiate both sides then you get ut। मतलब जब तुम अगर कोई फंक्शन दे रखा है जिसमें तुमको रैंप फंक्शन दे रखा है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको स्टेप फंक्शन मिल जाएगा, ऐसा है। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ पहले बोल देता रैंप फंक्शन में क्या होता है, व्हेन यू आर इन एक्चुअल लैबोरेटरी प्रैक्टिसिंग, तो तुम पावर देते हो एंड तुमको एक ग्राफ मिलता है एंड देन यू हैव टू फाइंड द रैंप फंक्शन, ठीक है। व्हेन यू जब तुम मूडल पे या किसी पे पेपर वेपर दे रहे हो एंड यू गॉट दिस फंक्शन सिर्फ, then you would have four options which would be graphs like this। ये ग्राफ्स रहेंगे कुछ, उनमें से तुमको एक सुटेबल ग्राफ सिलेक्ट करना है, दैट वुड बी योर आंसर। कहाँ है t सेकंड पावर? हाँ, नहीं, अरे नहीं, इट इज 2, ये देख, 2t-1 ut-1, ऐसा है वो, कोई स्क्वायर नहीं है उसमें। मेरी हैंडराइटिंग होगा से तेरी जैसी ही चल रहा है मेरी हैंडराइटिंग। अच्छा हाँ, तो u of t-1, it indicates that you have to start from 1, ठीक है। here 2 indicates you have to stop at 2, and here t-1 indicates that you have to start this linear graph at 1, from 1 stop at 2, यहाँ पे तुमको स्टॉप करना है 2 पे। नाउ अगर तुम सिर्फ ये देखोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा इसके आगे नेक्स्ट क्या करना है, बिकॉज टेक्निकली ये लिखा है और मैंने किया ये व्हेन आई वाज डूइंग द पेपर, जब ये लिख रहा था मैं, तो मैंने ये किया था। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स, बट तुमको तो इसलिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एंड यू हैव टू चूज फ्रॉम दोस ऑप्शंस। नाउ इन दिस देयर इज नो t-2 या t-3, ये सब नहीं है, सिर्फ u t-2 है और 2 है। टू स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड टू स्टॉप एट -2। यार मैंने -4 लिख दिया, तो -2 है, हाँ। तो you have to stop at -2। Now, then I took the second equation, ये second entity मैंने उसके बाद ली। उसके हिसाब से ये था कि you have to start at 2 because you have t-2 and you have to make a linear line from t-2 up to -2 amplitude। तो कुछ ऐसे जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये मेरे को खुद को टाइम लगा था समझने में, तो किसी को भी डाउट है पूछ लो भाई। नहीं है? अच्छा, तो इम्पल्स फंक्शन मालूम है क्या?
ठीक है, समझा देता हूँ। इम्पल्स फंक्शन एक बहुत छोटा सा फंक्शन है, जैसे डिफरेंशिएट करते हो एक छोटा सा वैल्यू के लिए, ऐसे ही है इम्पल्स दैट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए रहता हो, इसलिए व्हेन यू प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ तो एक लाइन रहता और वो एरिया अंडर ग्राफ रहता। सो वी आर कंसिडरिंग दिस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बिकॉज इट कैन बी एनी लाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड वो एकदम छोटा सा रहता, सो इट इज यूनिट एरिया। तो एक ही रहता है एवरी टाइम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी whenever we were considering from t1 to t2 it was still 1। ये जीरो कब देगा, जब तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो बेसिकली, तो मतलब तुमको एक डॉट मिलेगा which represents nothing। The impulse does not have zero width and it does not have a specific amplitude। ठीक है, now there can be a situation wherein you might be asked to multiply a function by an impulse function, any random function हो सकता है ये। तो कुछ इस तरह से करना है। इम्पल्स फंक्शन के अंदर जो t का वैल्यू रहता है, व्हेन इट इज ओनली t, देन यू हैव टू एंटर ऑल द t, मतलब जो एक्चुअल फंक्शन है पाई बाय t का, उसके t में जीरो डाल दो तुम, कुछ इस तरह से। हाँ, समझाता हूँ बस। तो जैसा भी इम्पल्स फंक्शन ये है, नाउ दिस हैज ओनली t in its brackets, which means that the phi function में you have to input t is equals to 0। Now if, हाँ वो भी समझ, नहीं नहीं, देन देयर इज अनदर केस जब t माइनस टी ऐसा कुछ हो, या t माइनस थ्री या t माइनस फोर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, देन यू पुट फाइव फंक्शन में वो t थ्री या फोर जो भी, तो कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अच्छा समझा क्या, या मैंने, मेरे को लग रहा है मैंने ठीक से नहीं समझा है। और कोई? हाँ ठीक है फिर। हाँ ना भाई, पूछ लो भाई। तो हाँ, ये क्वेश्चन आया था अपने को इस बार एग्जाम में। ठीक है, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनिट इम्पल्स फंक्शन पूछा था। नाउ जो इम्पल्स में, हाँ हाँ, तो these the value inside this impulse function, अभी जैसे यहाँ पे सिर्फ t है, तो जो एक्चुअल फंक्शन है उसमें सीधा जीरो डाल देने का, वेदर इट्स इंटीग्रेशन साइन वेदर इट्स मल्टीप्लिकेशन साइन इज द सेम एप्लीकेशन, और ये पूरा हटा देना है तुमको, ये कुछ बस z ऑफ जीरो बचेगा। नाउ इफ द कंडीशन इज व्हेन t माइनस t है, ऐसा कुछ है डेल्टा t, तो फिर तुम जो एक्चुअल फंक्शन है उसमें t डाल दोगे और ये पूरा उड़ा दोगे, तो तुमको आंसर आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, शिफ्ट दैट इम्पल्स बाय सोर्स ऑफ वैल्यू, ये कुछ कुछ थियोरम्स है। अगर फाइव के अंदर ए ऑफ टी आ जाए तो ए को कैसे निकालने का, या ए टी ऑफ बी आ जाए तो उसको कैसे निकालने का, हाउ टू डील विद ऑल दिस। नॉट डेल, जब डेल्टा के अंदर माइनस टी आ जाता है देन यू राइट इट एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है शिफ्टिंग के, पूछ लेते हैं कभी कभी, जस्ट टू मेक द क्वेश्चन ऑल द मोर ट्रिकियर। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं।
इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 3, ठीक है। नाउ द फर्स्ट एंटिटी इज 2, तो वैसा का वैसा रहेगा ये, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। नाउ द सेकंड एंटिटी इज डेल्टा t plus 1, ठीक है। नाउ you have to first find the value of t, which in this case is -1. Does it exist between -2 and 3? Yes, it does. So what we do is we put it x of -1, और ये 2 वैसा का वैसा रहेगा। So, and then move on to the next. इधर t की value is 1. Does it exist between -2 and 3? Yes, it does. So -3 x of 1. You don't change this value. इसको कुछ नहीं करते. It remains as it is. Now इसमें 2 of t plus 3 है. Now t is equals to -3. Does it exist between -2 and 3? No, it does. So it is counted as 0. t does not lie between the limit -2 and 3. So it is counted as 0. ठीक है, तो जो पूरा इक्वेशन है कुछ इस तरह रहेगा। हाँ, राइट, तुमको फंक्शन दिया जाएगा क्वेश्चन में xt, तो वो सॉल्व करना है। नाउ द रिलेशन बिटवीन द स्टेप एंड डेल्टा, ये याद रख लो, ये नेक्स्ट चैप्टर में बहुत काम का है, ठीक है। du t by dt इज डेल्टा t, ठीक है। अब कैसा आया, तो इसका डेरिवेशन मैंने पढ़ा, बहुत भारी सा डेरिवेशन है, नॉट वेरी यूजफुल। तो इफ एनीवन वांट्स सर्च कर लो नेट पे, ठीक है। हाँ, पेपर तो वगैरह में एक एग्जांपल दे देते, पूछ ले, क्या पूछ रहे थे? पेपर में प्रूफ वगैरह भी पूछते हैं क्या? नहीं, मतलब एनएस केस में नहीं आएगा, आएगा तो मैथ केस में आएगा, प्रूफ दिस मैट्रिक्स, प्रूफ दैट मैट्रिक्स, उसमें तो आता ही है। इसमें नहीं आएगा। एग्जांपल है x of t is equals to u of t plus 2 minus u of t minus 2. Now we differentiate it, t x dt by dt, और फिर अपने को वो इम्पल्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो इम्पल्स बेसिकली छोटा सा टाइम है इन दैट स्टेप फंक्शन, which covers an area of one, which covers 1 unit area if we are to plot it on a graph, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन यार ये सबको ही मालूम है इसका, ऐसे होता है, and then you get 1 0 -1. Relation between signum and impulse function is, impulse नहीं, step function is 1 plus signum t is equals to 2 u of t. अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स करके दे सकते हो, वो तुमको सिग्नम फंक्शन दे दे, फिर तुम u निकालो और फिर उससे डेल्टा निकालो, तो कुछ इस तरह रहेगा वो, ठीक है। दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन। ओके, तो मैंने ना चैप्टर, हाँ पूछ, हाँ यस, दैट ऑल ऑफ दैट कैन कम। मतलब तुमको इम्पल्स फंक्शन दे दिया, तुमको बोला हो सिग्नम फंक्शन ढूंढना, देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट, वो सब देंगे कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये चैप्टर के मैंने ही न्यूमेरिकल्स नहीं किए, तो जैसे ही हो जाएगा मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। कौन सी बुक तो से हाँ, वही जो सर ने दिया ना, वही बुक से। तो हाँ, किसी को कोई डाउट है सेकंड चैप्टर में? खत्म हो गया चैप्टर 2 भी। क्या हुआ? आ रही आवाज, यही है भाई। बाकियों का पता नहीं भाई। अनुकृति थी भी क्या? अरे भाई इतना पढ़ा रहे हो, इतना मजे से पढ़ा रहे तो इन्हें नहीं हो डिस्टर्ब करेंगे उसको। हाँ, बीच बीच में कमेंट्री करता है वो। अरे हाँ, मुझे तो सोने का टाइम मतलब क्या होगा। तेरा?